फातिह बीत अल-मुक़द्दस सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी रहमा अल्लाह। किस्त नंबर 19। हमें हर कीमत पर इन लड़कियों को वापस लाना है, मुलरक ने गरज कर कहा। इस पर वहीरा रूम में जो खाला थी, इसका वो इंतकाम लेने को पागल हुआ जा रहा था। वो सुलीबियों के मुत्तहिदा बेरे और इस बेरे में सवार लश्कर का सुप्रीम कमांडर बनकर इस उम्मीद पर गया था कि मसर की फतह का सेहरा इसके सर बंधेगा, मगर सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी ने इसे मसर के साहिल के करीब भी ना जाने दिया। वो जलते हुए जहाज में जिंदा जल जाने से बचा तो तूफान ने घेर लिया। अब बात करते इसके होंठ कांपते थे और वो ज्यादातर बातें में इस पर मक्के मार कर या अपनी रान को जोर जोर से हाथ मार कर अपने जज्बात का इज़हार कर रहा था। इसने कहा, मैं लड़कियों को भी लाऊंगा और सलाह-अल-दीन ऐवबी को कत्ल भी करवाऊंगा। मैं इन्हीं लड़कियों को मुसलमानों की सल्तनत की जड़ी खोखली करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं सच्चे दिल से आपकी तारीफ करता हूँ, शाह मुलरक रहमानद ने कहा। हमें तरबियत याफ्ता लड़कियों को इतनी आसानी से ज़ाया नहीं करना चाहिए, ना हम करेंगे। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि शाम के हरमों में हम कितनी लड़कियां दाखिल कर चुके हैं। कई मुसलमान गवर्नर और अमीर इन लड़कियों के हाथों में खेल रहे हैं। बगदाद में ये लड़कियां उमरा के हाथों ऐसे मुतअद्दिद अफराद को कत्ल करा चुकी हैं जो सलीब के खिलाफ नारा लेकर उठे थे। मुसलमानों की खिलाफत को हमने औरत और शराब से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इनमें इत्तेहाद नहीं रहा। वो ऐशो इशरत में गिरफ्त होते जा रहे हैं। सिर्फ 2 आदमी हैं जो अगर जिंदा रहे थे हमारे लिए मुस्तकिल खतरा बने रहेंगे। एक नूरुद्दीन ज़नगी और दूसरा सलाह-अल-दीन ऐवबी। अगर इन दोनों में से एक भी ज्यादा देर तक जिंदा रहा तो हमारे लिए इस्लाम को ख़त्म करना आसान नहीं होगा। अगर सलाह-अल-दीन ऐवबी ने सोडानियों की बगावत दबा ली है तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स उस हद से ज्यादा खतरनाक है जिस हद तक हम इसे समझते रहे हैं। हमें मैदाने जंग से हटकर तखरीबकारी का मुहाज भी खोलना पड़ेगा। मुसलमानों में तफरका और बेइत्मीनानी फैलाने के लिए हमें इन लड़कियों की ज़रूरत है। हमें अपने कामयाब तजर्बों से फ़ायदा उठाना चाहिए। लोई हफ्तम के भाई रॉबर्ट ने कहा, अरब में हम मुसलमानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा चुके हैं। मुसलमान औरत, शराब और दौलत से अंधा हो जाता है। मुसलमान को मारने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसे मुसलमान के हाथों मरवाऊं। मुसलमान को ज़हनी अयाशी का सामान मुहैया कर दो तो वो अपने दीन और ईमान से दस्तबरदार हो जाता है। तुम मुसलमान का ईमान आसानी से खरीद सकते हो। इसने अरब के कई अमरा और वज़रा की मिसालें दी जिन्हें सुलीबियों ने औरत, शराब और दौलत से खरीद लिया था और इन्हें अपना दरपर्दा दौसत बना लिया था। कुछ देर मुसलमानों की कमजोरियों के मुतालिक बातें हुई, फिर लड़कियों को आज़ाद कराने के अमली पहलुओं पर गौर हुआ। आखिरिया तय पाया कि 20 निहायत दलीर आदमी इस काम के लिए रवाना किए जाएं और वो अगली शाम तक रवाना हो जाएं। उसी वक्त 4-5 कमांडरों को बुला लिया गया। इन्हें असल मकसद और मुहिम बताकर कहा गया कि 20 आदमी मुंतखब करें। कमांडरों ने थोड़ी देर इस मुहिम के खतरों के मुतालिक बहस मुबाहसा किया। एक कमांडर ने कहा, हम पहले ही एक ऐसी फोर्स तैयार कर रहे हैं जो मुसलमानों के कैंपों पर शब-खून मारा करेगी और इनकी मुतहर्रिक फौज पर भी रात को हमले करके परेशान करती रहेगी। इस फोर्स के लिए हमने चंद एक आदमी मुंतखब किए हैं, लेकिन ये आदमी 100% काबिल इत्मीनान होने चाहिए। ऑगस्टस ने कहा, वो हमारी तुम्हारी नज़रों से उजल होकर ही काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो कुछ न करें और वापस आकर कहें कि वो बहुत कुछ करके आए हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे। एक कमांडर ने कहा,
کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ڈاکو، چور اور رہزن تھے۔ انہیں بڑی بڑی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ انہیں جیل خانوں میں ہی مرنا تھا۔ ہم نے ان سے بات کی تو وہ جوشین و خروش سے فوج میں آ گئے۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے ہیں۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرنے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے، چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور عادی مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبے قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ 7 تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنان آماریوس بھی تھا جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو طبیب کے بحروب میں سلطان ایوبی کے کیمپ رہا اور فرار ہو کر آیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایات اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بھیس میں روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کماندار مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے سلطان ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان کے حکم کے منتظر تھے۔ سلطان اندر بیٹھا اپنے سالاروں وغیرہ کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفین بھی موجود تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت عمل دخلاق تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظام جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے علی بن سفین سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک ساحل پر قیدی کیمپ میں ہیں۔ ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہخانے میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، علی بن سفینون نے کہا۔ ان سب کے یہاں پہرے میں بلوا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں۔ وہ سوڈانیوں کے ایک کماندار بلیان کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوسوں اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بلیان ان کمانداروں میں نہیں ہے جو باہر موجود ہیں، اور وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہے، اور وہ مرے ہوئے لوگوں میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی جس کا ناگنا فخر المصری نے موبی بتایا تھا، بلیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنا شک رفع کرو علی، سلطان ایوبی نے کہا۔
यहाँ मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। बिलियान लापता है तो वो बहिरा रूम की तरफ निकल गया होगा। सुलीबियों के सिवा इसे और कौन पनाह दे सकता है। बहरहाल इन जासूसों को तहा खानों में डालो और अपने जासूस फौरन तैयार करके समंदर पार भेज दो। ज्यादा जरूरत ये है कि अपने जासूस अपने ही मुल्क में फैला दिए जाएं। ये मशवरा देने वाला सुल्तान नूरुद्दीन ज़नगी की भेजी हुई फौज का सिपा सालार था। इसने कहा, हमें सुलीबियों की तरफ से इतना खतरा नहीं जितना अपने मुसलमान अमरा से है। अपने जासूस इनके हरमों में दाखिल कर दिए जाएं तो बहुत सी साजिशें बेनकाब होंगी। उसने तफसील से बताया कि ये खुद साख्ता हुक्मरान किस तरह सुलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। सुल्तान ज़नगी अक्सर परेशान रहते हैं कि बाहर के हमलों को रोकें या अपने घर को अपने ही चिराग से जलने से बचाएं। सुल्तान सलाह-अल-दीन ऐवबी ने ये रवायदात गौर से सुनी और कहा, अगर तुम लोग जिनके पास हथियार हैं दियानतदार और अपने मजहब से मुखलिस रहे तो बाहर के हमले और अंदर की साजिश कौम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपनी नजरें सरहदों से दूर आगे ले जाओ। सल्तनत इस्लामिया की कोई सरहद नहीं। तुमने जिस रोज अपने आप को और रब के इस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया और इस रोज में यूं समझोगा कि तुम अपने ही कैद खाने में कैद हो गए हो, फिर तुम्हारी सरहदें सुकड़ने लगेंगी। अपनी नजरें बहिरा रूम से आगे ले जाओ। समंदर तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। घर के चिरागों से ना डरो, ये तो एक फुनक से गल हो जाएंगे। इनकी जगह हम ईमान के चिराग रोशन करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम ईमान फरोशी रोक लेंगे। सुल्तान मुहतरम, सालार ने कहा, हम मायूस नहीं, सिर्फ दो लानतों से बचो मेरे अजीज रफीको। सुल्तान ऐवबी ने कहा, मायूसी और ज़हनी अयाशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर ज़हनी अयाशी के जरिए राह फरार इख्तियार करता है। इस दौरान अली बन सफियन जा चुका था। इसने फौरन एक कासद बहिरा रूम के कैंप की तरफ इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया कि राबिन इसके 4 साथियों और लड़कियों को घोड़ों या ऊंटों पर सवार करके 20 मुहाफिजों के पहरे में दारुल हुकूमत को भेज दो। कासद को रवाना करके इसने अपने साथ 6-7 सिपाही लिए और कमांडर बिलियान की तलाश में निकल गया। इनने इन सोडानी कमांडरों से जो बाहर बैठे थे बिलियान के मुतालिक पूछ लिया था। सब ने कहा था कि इसे लड़ाई में कहीं भी नहीं देखा गया था और न ही वो इस फौज के साथ गया था जो बहिरा रूम की तरफ सुल्तान की फौज पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। अली बन सफियन बिलियान के घर गया तो वहां इसकी बूढ़ी खादमाओं के सिवा और कोई ना था। इन्होंने बताया कि बिलियान के घर में 5 लड़कियां थीं। इनमें जिसकी उम्र जरा ज्यादा हो जाती थी इसे वो गायब कर देता और इसकी जगह जवान लड़की ले आता था। इन खामाओं ने बताया कि बगावत से पहले इसके पास एक फरनगी लड़की आई थी जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और होशियार थी। बिलियान इसका गुलाम हो गया था। बगावत के एक रोज बाद जब सोडानियों ने हथियार डाल दिए तो बिलियान रात के वक्त घोड़े पर सवार हुआ। दूसरे घोड़े पर इस फरनगी लड़की को सवार किया और मालूम नहीं दोनों कहाँ रवाना हो गए। इनके साथ 7 घोड़ सवार थे। हरम की लड़कियों के मुतालिक बूढ़ियों ने बताया कि वो घर में जो हाथ लगा उठाकर चली गई हैं। अली बन सफियन वहां से वापस हुआ। तवायक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आया और अली बन सफियन के सामने रुका। इस पर फखरुल मिस्री सवार था। कूदकर घोड़े से उतरा और हानती कामती आवाज में बोला, मैं आपके पीछे आया हूँ। मैं भी उसी बदबख्त बिलियान और इस काफिर लड़की को ढूंढ रहा था। मैं इनसे इंतकाम लूंगा। जब तक इन दोनों को अपने हाथों कत्ल नहीं कर लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा।
मैं जानता हूँ कि वो कदर गए हैं। मैंने इनका पीछा किया है, लेकिन इनके साथ साथ मुसल्ला मुहाफिज थे। मैं अकेला था। वो बहिरा रूम की तरफ जा रहे हैं, मगर आम रास्ते से हटकर जा रहे हैं। इसने अली बन सफियन के घुटनों पर हाथ रखकर कहा, के लिए मुझे सिर्फ 4 सिपाही दे दें, मैं इनके ताकत में जाऊंगा और इन्हें खत्म करके आऊंगा। अली बन सफियन ने इसे इस वादे से ठंडा किया कि वो इसे 4 की बजाय 20 सवार देगा। वो साहिल से आगे इतनी जल्दी नहीं जा सकते, मेरे साथ रहो। अली बन सफियन मुतमईन हो गया कि ये तो पता चल गया है कि वो कष्ट गए हैं। जारी है।